अस्सलाम वालेकुम, लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। मुल्क में सियासी और माशी इस्तेकाम के लिए नून लीग, अपोजिशन और इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी के साथ मुज़ाकरात में मसरूफ़ अमल है। आज पावर शेयरिंग के मामले पर हुकूमत और पीपल्स पार्टी में पंजाब में मामला तय पा चुके हैं, जबकि गुज़श्ता रोज़ तहरीक इंसाफ से बाज़ाब्ता तौर पर मुज़ाकरात का पहला दौर हुआ है, जिसमें दोनों जानिब से मुज़ाकरात के सिलसिले को जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया। मुज़ाकरात के पहले दौर के बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से मुतज़ाद बयानात आना शुरू हुए। साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने आज एक दफ़ा फिर इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का इशारा दिया। उनके बकौल बानी PTI का कहना है कि बातचीत हुकूमत जो है हुकूमती लोगों से नहीं, मुक्तदर हलकों से होनी चाहिए, जबकि PTI के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने तो PTI की मुज़ाकराती टीम को बेख्तियार ही करार दिया। हुकूमत और इनके इत्तेहादी लोग हैं, उनका भी यही पोजीशन होगी और यही वो करते हैं कि वहाँ आके निगोशिएट करते हैं, बात करते हैं और उसके बाद फिर अपनी अपनी लीडरशिप से जाके गुफ्तगू करके हदायत लेके आते हैं। हुकूमती साइड पे एक और भी बहुत इम्पॉर्टेंट और अहम स्टेक होल्डर है वो इस्टेब्लिशमेंट। यकीनी तौर पे जब तक उनकी आमादगी नहीं होगी, जब तक वो राज़ी नहीं होंगे किसी पॉइंट पे, तो कोई मुझे किसी को एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि ये डायलॉग जो है वो कामयाब होगा। इमरान खान की अहलिया और उनके वकला और पार्टी रहनुमाओं ने आज अडयाला में उनसे मुलाकात की और उन्हें हुकूमत से होने वाले मुज़ाकरात के पहले दौर की तफसीलात से आगाह किया। तहरीक इंसाफ का हुकूमत से मुज़ाकरात का अगला दौर अगले साल यानी 2 जनवरी को होगा, जिसमें तहरीक इंसाफ की जानिब से अपने मुतालबात को तहरीरी शिकल में हुकूमत के सामने वो उनके हवाले किए जाएंगे। इमरान खान से मुलाकात के बाद गुफ्तगू करते हुए PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौर का कहना था कि इमरान खान ने यह कहा है कि मुज़ाकरात हों, मगर मुतालबात की मंजूरी का एक टाइम जरूर होना चाहिए। खान साहब से ये हमारी रूटीन की मुलाकात थी। ट्यूसडे को हम वकला आते हैं, तो आज हम 6 वकील मिले थे और खान साहब से मुलाकात हुई है। आधे घंटे की मुलाकात हुई, आज फैमिली की भी मुलाकात। और खान साहब को मैंने बताया है जो मुज़ाकरात शुरू हुए हैं। खान साहब ने कहा ठीक है, अच्छी बात है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन एक टाइम फ्रेम होना चाहिए। उस टाइम फ्रेम के अंदर इसमें कोई पेशरफ्त होनी चाहिए, यही बेहतर है। आज वफाकी काबीना के इजलास में भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने यह कहा कि तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दौरान मुज़ाकरात की कामयाबी जो है उन्होंने उसकी कामयाबी का उम्मीद का इज़हार किया। उनके बकौल PTI और हुकूमत मिलकर कोई ऐसा हल निकालेंगे जो पाकिस्तान के बेहतर मफाद में हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये दोनों पार्टी जो हैं PTI और हुकूमती पार्टी मिलकर कोई ऐसा हल निकालेंगे जिससे कि पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में अगर हम फैसले करेंगे तो इंशाअल्लाह इसका मुल्क को हमको बेपनाह इसका फायदा हो। PTI ने जो मुतालबात सामने रखे, हुकूमत उनमें से एक भी मानने की ताकत और इख्तियार नहीं रखती। PTI का मुतालबा है कि बानी PTI समेत असीर कारकुनान को रिहा किया जाए। ये PTI की अंदर की जो क्रक्स है वो आपके सामने हम रख रहे हैं। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत के पास मुकदमात ख़त्म करने का इख्तियार भी कोई नहीं है। माजी में ऐसा ही एक अमल साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ ने किया जब उन्होंने NRO ऑर्डीनेंस से सियासी रहनुमा और कारकुनान के तमाम मुकदमात ख़त्म किए, लेकिन अदालतों ने उस ऑर्डीनेंस को उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। मुकदमात दोबारा बहाल हुए। पाकिस्तान के आइन और कानून के तहत हुकूमत के पास मुकदमात बनाने का इख्तियार तो है, लेकिन ख़त्म करने का नहीं है। मुकदमा ख़त्म अदालत ही कर सकती है। इसी तरह 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा फिलहाल तो पूरा होता नजर नहीं आ रहा। जिन मामलात का PTI मुतालबा कर रही है कि वो हल हों, वो अब अदालत में है और ज़ेर समात मुकदमात पर कोई तहकीकाती जुडिशल कमीशन नहीं बन सकता। जब मुकदमात के चालान अदालत में पेश हो जाएं तो उसकी दोबारा तफ्तीश की इजाज़त भी नहीं होती। चालान जमा होने से पहले कोई तहकीकाती कमीशन बना सकते हैं, लेकिन अब कानूनी तौर पर यह भी मुमकिन नजर नहीं आ रहा। दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन के बाद बरतानिया और अमेरिका ने भी सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल पर तशवीश का इजहार किया है। अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक इस बात पर उन्हें गहरी तशवीश है कि 9 मई 2023 को किए गए एहतजाजी मुजाहरों में मुलविस होने पर फौजी ट्राइब्यूनल ने पाकिस्तानी शहरियों को सजा सुनाई। इन अदालतों में अदालती आज़ादी, शफाफियत और मुनासिब तरीक़ाकार की जमानतों का फुकदान है। बयान में यह भी कहा गया कि अमेरिका पाकिस्तानी हुकाम पर जोर देता है कि वो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक मुनसिफाना ट्रायल के हक का एहतराम करे। दूसरी जानिब बरतानिया ने भी पाकिस्तान में
9 मई में मुलविस 25 मुलजमान को फौजी अदालतों से दी जाने वाली सजाओं पर रद्द-ए-अमल दिया है और उनके बकौल फैसले में शफाफियत और मुनसिफाना ट्रायल का फुकदान है। और दफ्तर खारजा जो है बरतानिया का, उनके मुताबिक बरतानिया पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और कानूनी अमल का एहतराम करता है। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल शफाफियत, आज़ादाना जांच पड़ताल और मुनसिफाना ट्रायल के हक को मजरू करता है। बरतानिया हुकूमत पाकिस्तान से सियासी और शहरी हुकूक की आलमी जिम्मेदारियों की पासदारी का मुतालबा करता है। बयान में यह भी कहा गया कि हुकूमत पाकिस्तान से उनका मुतालबा है कि वो शहरी और सियासी हुकूक के बैनुल-अक़वामी मुआहदों के तहत अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं। इस पर रद्द-ए-अमल देते हुए दफ्तर खारजा की तर्जुमान मुमताज ज़हरा बलोच का कहना था कि पाकिस्तान के आइन और अदालतों में अंदरूनी मामलात हल करने की भरपूर सलाहियत मौजूद है। पाकिस्तानी कौम अपने अंदरूनी मसाइल को हल करना जानती है। जबकि आज डेली टाइम्स के दायरे में चंद सवालात उठाए गए हैं कि वो कौन से सियासी कारकुन होते हैं, सरहद लाहौर की बात है जिसमें GHQ हो या मिलिट्री हेडक्वार्टर्स हो, वो उस पर हमला करें, किसी आला फौजी अफसर के घर को निशाना बनाएं, मिलिट्री इंटेलिजेंस के जुर्म पर अपना गुस्सा निकालें, अपने ही फौजियों और फौजी गाड़ियों पर पथराव करें, शोदा की यादगारों को तोड़ फोड़ दें, उस पर जो है वो लाठियां बरसाएं, जश्न मनाने वाली इलामतों को नजर आतिश करें, कौमी हीरोज फजाई अड्डों पर हमला करने के बाद सिर्फ गलत मालूमात की मुहिम का सहारा लें तो कैसे उनको सियासी कारकुन कहा जा सकता है। आपको याद दिलाते चलें कि गुज़श्ता रोज यूरोपियन यूनियन ने 21 दिसंबर को फौजी अदालत की तरफ से 25 शहरियों को सुनाई गई सजा पर तशवीश का इजहार करते हुए उसे शहरी और सियासी हुकूक के बैनुल-अक़वामी मुआहदे ICCPR से मुतसादिम करार दिया था। 21 दिसंबर को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की जानिब से पहले मरहले में साने 9 मई के 25 मुलजिमान को सजा सुनाने का ऐलान किया गया था और ISPR से जो बयान जारी हुआ था उसके मुताबिक 9 मई की सजाओं का फैसला कौम के लिए इंसाफ की फरामी में एक अहम संगे मील है। 9 मई की सजाएं उन तमाम लोगों के लिए एक वाज़े पैगाम है जो चंद मफाद परस्तों के हाथों इस्तेसाल का शिकार हुए। तमाम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और PTI से मुज़ाकरात करने वाली हुकूमती कमेटी के अहम रुकन जनाब सैयद नवीद कमर साहब ने। जबकि प्रोग्राम के अगले हिस्से में हमारे साथ होंगे इमरान खान के वकील फैसल चौधरी, जिन्होंने आज भी अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात की। इस वक्त नवीद कमर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये बताइएगा कि मुज़ाकरात का पहला दौर खत्म हो चुका, आपका टेक अवे उससे क्या रहा है? क्या आप होपफुल हैं कि यह मामला किसी अच्छी तरफ जाएगा? क्योंकि अभी भी PTI के कुछ लीडरान ये कह रहे हैं कि हम उस हुकूमत से मुज़ाकरात कर रहे हैं जिनके पास इख्तियार ही नहीं, इख्तियार तो एस्टेब्लिशमेंट के पास है। क्या कहिएगा आप इस पर? आदमी, पहली चीज तो ये कि खुदा करके कम से कम गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन एक टेबल पे तो बैठे। दिस इज द फर्स्ट टाइम ये जिस दिन से ये असेंबली और बनी है और वो टेकिंग हुई है उस दिन से ये चीजें होनी चाहिए थी। लेकिन देर आए शायद फाइनली तो कम से कम दोनों साइड्स अक्रॉस द टेबल बैठे हुए हैं, तो दैट इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग। अब दोनों के बीच में गल्फ इतना है कि जो अल्टीमेटली कोई कॉन्क्रीट रिजल्ट्स मिलने में जरूर वक्त लगेगा, जरूर डिमांड्स भी आएंगी, काउंटर डिमांड्स भी होंगी। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें डेफिनेटली कॉम्प्लिकेशंस होंगी, तो हम अपनी एक्सपेक्टेशन भी उस लेवल पे रखें कि हम बैठे हैं, बात हो रही है, बात जो है वो स्टेप बाय स्टेप करके आगे बढ़ेगी। एंड वी होप टू अचीव एज मच एज वी कैन। मैं भी ये नहीं कह रहा हूँ कि सारी चीजें अचीव हो जाएंगी, लेकिन ये भी कहना दुरुस्त नहीं कि कुछ भी नहीं अचीव होगा। सो लेट्स मेक एन एफर्ट कि जहां तक भी ये चीज आगे चल सके। बाकी जहां तक इस किस्म का एटीट्यूड आउटसाइड कमेटी है कि जी कुछ नहीं होगा वगैरह वगैरह, तो कुछ नहीं तो पहले भी था। सड़कों को भी आजमा के देख लिया गया, बाकी चीजों को भी देख लिया गया, कोर्टों को भी देख लिया गया, तो अब कम से कम जो पॉलिटिकल रास्ता है उसको भी ट्राई करके देखे ना। तो बाहर वाले जो भी कुछ कहते रहे, कम से कम जो कमेटी बैठेगी उस पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी टू ट्राई एंड मूव थिंग्स फॉरवर्ड। अच्छा, मुझे बताइएगा, देखिए इससे पहले भी इस किस्म के मुज़ाकरात हुए, आप विटनेस हैं, आप उन मुज़ाकरात का हिस्सा रहे। जब फैसले हो चुके और बानी PTI के पास वो फैसले जाते हैं तो उससे वो बैक ट्रैक कर जाते हैं। अभी भी बैरिस्टर अली जफर साहब की जो स्टेटमेंट है
कि जो कमेटी मुज़ाकरात करी है पीटीआई की तरफ से, उनके पास तो इख्तियार ही नहीं है, आखिर में फैसला तो बानी पीटीआई ने करना है। आप कितने कॉन्फिडेंट है नवीद कंवर साहब कि यहां पर ये फैसले हो जाएं और वो फैसले फाइनल होके जब बानी पीटीआई के पास जाएं तो वो बैक ट्रैक नहीं करेंगे? देखिए, पहली चीज तो ये कि यू कांट स्टॉप ट्राइंग, क्योंकि लास्ट राउंड में कोई खास हम नहीं अचीव कर सके, इसलिए नेक्स्ट राउंड होना ही नहीं चाहिए। That clearly we can't afford to do. हमें एक्सपेक्टेशन लेवल्स अपनी जो भी हों, हमें आगे की तरफ बढ़ना है। देखिए, जहां तक ये सवाल है कि अल्टीमेटली लास्ट बक स्टॉप्स एट द लीडरशिप, तो वो तो हर पार्टी के लिए ये दुरुस्त है ना कि यहाँ हम जो भी पोजीशंस लेके जाएं, अल्टीमेटली पार्टी लीडरशिप ने भी उन सब चीजों को इंडोर्स करना होगा, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे मुस्लिम लीग हो या गवर्नमेंट हो, या और पार्टीज भी जो है टेबल पे बैठी हुई, तो उसमें कोई ऐसी गलत बात नहीं है। बाकी अब अभी से हम स्पेकुलेट कर रहे हैं कि जी खान साहब सारी चीज खत्म होने के बाद कह देंगे मैं नहीं मानता, तो नहीं, वो तो अलग चीज है ना, बट दैट रिस्क यू ऑलवेज हैव टू। नवीद कंवर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, ब्रेक के बाद ये गुफ्तगू जारी रखें। वेलकम बैक नाज़रीन। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और हुकूमत की मुज़ाकराती टीम के रुकन जो कि पीटीआई से मुज़ाकरात कर रही है, सैयद नवीद कंवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद कंवर साहब, चार्टर ऑफ डिमांड की बात करें, दो ऐसी हैं जिन पर फौरी अमल दरामद हो सकता है, यानी जिन लोगों के खिलाफ कोई सबूत नहीं है उन ईरान को रिहा किया जाए। दूसरा, 9 मई 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। एक जो मुतालबा है वो इमरान खान की रिहाई का है। अब हुकूमत के हाथ में तो नहीं है, अदालतों में मुकदमात हैं, लेकिन प्रोसिक्यूशन गवर्नमेंट के हाथ में, और पीटीआई कह रही है कि आप अदारों पर दबाव डाल रहे हैं। इस बारे में कितनी लचक हुकूमत दिखा सकती है? क्या मौजूदा हुकूमत में ये फैसला करने की वो है कैपेसिटी और वो है उनके पास इख्तियार है, और इस्टेब्लिशमेंट की इंडोर्समेंट के बगैर भी मौजूदा कमेटी ये ऐसे फैसले कर सकती है उनकी रिहाई के कि दबाव डालना बंद कर दें? पहली चीज तो ये कि दिल्ली दूरस्त, अभी तो बेचारे पहले जो आपने वो सियासी असीरान हैं, जो फुट सोल्जर्स हैं, उसकी बात की, वो तो अलग बात है। लेकिन जहां खान साहब की अपनी रिहाई, उनके केसेस, ये सब चीजों की बात है, तो आई थिंक अभी तो फर्स्ट बेबी स्टेप्स तो लिए नहीं गए, हम बिल्कुल लीप की बात कर रहे हैं। We will come to that, we will cross that bridge when we come to it ना। तो अभी तो बात करना प्रीमैच्योर बात है। अच्छा, दूसरा हम देखते हैं जो इंटरनेशनल प्रेशर हम डेवलप होते देख रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल से लेकर आज जो मार्क पॉम्पियो की स्टेटमेंट आई है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, यूके की स्टेटमेंट है, यूरोपियन यूनियन की स्टेटमेंट है, क्या ये चीजें इसी कमेटी में डिस्कस हुई हैं? और दूसरा ये है कि क्या ये डायरेक्टली पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं? देखिए, पहली चीज तो ये कि जो बातें हो रही हैं वो किसी सूरत में भी पाकिस्तान के इंटरेस्ट में उस लिहाज नहीं, पर्टिकुलरली जब हम न्यूक्लियर प्रोग्राम के, मिसाइल प्रोग्राम की बात करें, तो वो तो रेड लाइन्स है ना, वो सिर्फ हमारे लिए रेड लाइन्स हैं, वो अपोजिशन के लिए भी रेड लाइन्स होनी चाहिए कि नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज करके हम पर्सनल इंटरेस्ट या पार्टी इंटरेस्ट को आगे तो नहीं कर सकते। और उस पर थोड़ा बहुत जो डिस्कशन हुआ भी, उसमें एक कंसेंसस हुआ ना कि नेशनल इंटरेस्ट को तो कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने पे ना राजी होगा, ना उसके लिए पॉजिटिवली सोचेगा, बल्कि ये तक क्या आ गया कि कुछ लोगों को एक काइंड ऑफ सबकॉन्शियस किस्म की खुशी भी हुई इस किस्म की चीजों की, तो पार्टी पोजीशन ये थी कि नहीं, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। सो इन दैट सेंस तो वो वाला प्रेशर नहीं है। सेकेंडली, जितना इन्फ्लुएंस जिन जमानों की आप बात कर रहे हैं, तब तो एक डायरेक्ट एड फ्लो भी होती थी, जो है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस उस लिहाज से ज्यादा होता था। आजकल के जमाने में अमेरिका भी थोड़ा बहुत रिमोट हो गया है वर्ल्ड अफेयर से, और जितने भी हमारे साथ उनकी एंगेजमेंट है वो एक बायलैटरल लेवल तक तो ठीक है, लेकिन आई डोंट थिंक दे इवन थिंक दे हैव दैट काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस के पाकिस्तान की सियासत में अल्टीमेटली फैसले वो करते फिरें कि क्या होगा और क्या नहीं। अच्छा नवीद कंवर साहब, पीपल्स पार्टी की तारीख पर नजर डालें तो मिलिट्री कोर्ट से काफी फैसले आए पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी। अब 9 मई को जो हुआ एब्सोल्युटली काबिल मुज़म्मत है, लेकिन ये जो आवाजें उठ रही हैं कि जी
मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल नहीं होना चाहिए, इस पर पीपल्स पार्टी का स्टांस क्या है? देखिए, पहली चीज तो ये है कि जाहिर है एज पॉलिटिकल पीपल हम किसी सूरत में भी इस बात को सपोर्ट नहीं करते कि मिलिट्री ट्रायल सिविलियंस के होने चाहिए। बिल्कुल, जब आपके पास और कोर्ट्स हैं, सिविल कोर्ट्स हैं, वो ही इन चीजों को देखती हैं। और सेकंड इशू ये है कि यहाँ पे जो मिलिट्री ट्रायल्स हुए हैं वो कोई फाइनलिटी नहीं होती। ज़ाहिर एक अपीलेट स्टेज है जो कि ओपन उस पे होगा और हायर कोर्ट्स जो हैं उन सब मामलात को देखेंगी कि कितना ड्यू प्रोसेस जो है वो फॉलो किया गया और कितना वैलिड है ये। बट हैविंग सेड ऑल ऑफ दैट, पॉइंट ये है कि जब आप मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे अटैक्स की बात करते हैं तो स्टेट ने भी तो एक पोजीशन लेनी है कि कल को अगर ये खुली छुट्टी है कि आप जाएं और जाके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को, चाहे आपका न्यूक्लियर एसिड्स हो, चाहे आपके मिसाइल प्रोग्राम हो, एंड ऑब्वियसली पीपल कैन बी यूज्ड बाय योर ओन एनिमीज फॉर डूइंग दैट। तो क्या हम हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएंगे कि नहीं हम वो ठीक है, since they are civilians they should not be any kind of a deterrent, वो नहीं हो सकता ना। तो सारी चीज को पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। आई होप कि सुप्रीम कोर्ट जब इस पूरे मामले को देखे तो ये सारी चीजों को सामने रख के फिर एक फाइनल लाइन वहां से भी आनी चाहिए कि what can be done and what cannot be done। अच्छा नवीद कमर साहब, कल प्रेसिडेंट की मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर से और उसमें जो हमारी खबर है एजेंडा जो था वो यही था कि पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो वादे हुए पीपल्स पार्टी से, जो तहरीरी मुआहदे हुए, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। फिर आज पंजाब में पंजाब गवर्नमेंट और पीपल्स पार्टी की भी वहाँ पर मीटिंग हुई। क्या पीपल्स पार्टी अलग से लाइन ले सकती है क्योंकि आपने CC की मीटिंग जो है वो इस वजह से डिले की, या आप गवर्नमेंट के साथ देते रहेंगे? पहली चीज ये कि आई एम नॉट अवेयर कि आज की जो मीटिंग पंजाब में जो लाहौर में हुई है उसके क्या नताइज आए हैं, क्या डिस्कशन हुआ है। विल गेट आवर लो डाउन फ्रॉम आवर टीम ओवर देयर एंड ओनली देन विल वी नो हाउ दिस थिंग विल वर्क आउट। लेकिन देखें, जब हम पार्टनर्स हैं और आगे बढ़ रहे हैं तो कुछ चीजें तो इम्प्लीमेंट होती हैं, कुछ चीजें जो हैं वो नहीं होती। सो लेट अस सी एंड वी विल कीप ऑन टॉकिंग। ये नहीं है, ये एंगेजमेंट इसीलिए होती है कि जो चीज नहीं इम्प्लीमेंट हुई उसको जो है वो ज्यादा प्रायोरिटी देके आगे किया जाए। सैयद नवीद कमर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, ब्रेक के बाद फैसल चौधरी से बात करेंगे। फैसल चौधरी इमरान खान साहब के वकील हैं। आज उनकी अडयाला जेल में उनसे मुलाकात हुई है। क्या बातचीत हुई, ब्रेक के बाद लेट्स फाइंड आउट। वेलकम बैक नाज़रीन। तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का एक दौर ख़त्म हो चुका है और 2 जनवरी को दूसरा दौर होगा और उससे पहले कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स भी सुना है कि वो भी होने हैं। लेकिन इसमें एक जो इम्पॉर्टेंट सवाल है जो पहले सेगमेंट में हमने नवीद कमर साहब जो कि इस मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा है हुकूमत की तरफ से, उनके साथ भी उठाया। इस वक्त इमरान खान साहब के करीबी साथी, उनके लॉयर भी हैं, फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और वो सवाल यही है कि PTI के अंदर अभी भी एक राय ये पाई जाती है कि हुकूमत के पास तो कोई इख्तियार ही नहीं है, असल इख्तियार किसी और के पास है तो क्यों इनसे मुज़ाकरात किए जाए। और कल प्रेसिडेंट फॉर्मर जो हैं आरिफ अलवी साहब, उनकी स्टेटमेंट, फिर अली जफर साहब जो कह रहे हैं कि इस कमेटी के पास फैसला करने का कोई इख्तियार नहीं है। फैसल चौधरी साहब, आपकी इमरान खान साहब से रेगुलर मुलाकात भी होती रहती है, अब कमेटी बन चुकी है, एक दौर मुज़ाकरात का हो चुका है, लेकिन इस कमेटी के पास कितना इख्तियार है फैसला करने का? क्या ये जो है सिर्फ मुज़ाकरात में एंगेज होंगे और देखेंगे कि व्हाट द गवर्नमेंट हैज टू ऑफर और PTI को क्या ऑफर करना है और उसके बाद सोल्यूशन के लिए और फाइनल फैसले के लिए इमरान खान के पास जाएंगे, या ये कमेटी बाइख्तियार है और ये फैसला करने में मुकम्मल आजाद है? देखिए, ये कमेटी आदल उतनी बाइख्तियार है जितनी हुकूमत है और इमरान खान के ज़ाहिर है इमरान जो फाइनल से है वो तो इमरान खान साहब की होगी। ये बात कहना कि कितनी भी बाइख्तियार कमेटी हो, जब तक फाइनल से में इमरान खान साहब की जो है नॉट नहीं होगी तो वो तो मेरे ख्याल में सब्सटेंशियल बात नहीं है।
ऐसी बात करना या सोचना या कहना, तो इसका तो मतलब ये है कि आप मुज़ाकराती कमेटी का या हमारी ऑफर का मजाक उड़ा रहे हैं। ज़ाहिर है मुज़ाकराती कमेटी जो है वो इमरान खान साहब ने बनाई है, उन्होंने नॉमिनेट की है, उन्होंने उनको मैंडेट दिया है, और आज भी उनका ये कहना था कि मुज़ाकराती कमेटी ने जो कल हमारे साहिबान वहाँ पे गए हैं, उन्होंने हमारा बड़ा अच्छा केस पुट किया है मुज़ाकराती कमेटी के सामने। हम टाइम फ्रेम के ऊपर काफ़ी कंसर्न हैं, और हम ये नहीं चाहेंगे कि हुकूमत जो है वो लिंगर ऑन करे और हमारे जो मुतालबात हैं उनको डाइल्यूट करे, और उसमें हम चाहेंगे कि एक ठोस और सब्सटैंशियल एक्शन हुकूमत की तरफ से आना चाहिए, और उसका हम इंतजार में। अच्छा चौधरी साहब, ये बताइएगा कि आपने टाइम फ्रेम की बात की, लेकिन जो चार्टर ऑफ डिमांड्स हैं पीटीआई की, उन पर आपने कम बात की है, तो ये टाइम फ्रेम आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, हमारा जो 2 निकाती एजेंडा है, हमारा कोई लंबा चौड़ा एजेंडा इस वक्त है नहीं। हम ये चाहते हैं कि आप जो जुडिशल कमीशन बनाएं 9 मई के ऊपर और 26 नवंबर के ऊपर, 26 नवंबर और पोलिटिकल कैदियों की जो रिहाई है, असीरान की रिहाई से जब हम रिहाई की बात करते हैं तो हम ये नहीं कहते कि अब अडयाले की जेल खोले और इमरान खान साहब को बाहर ले आए या दूसरों को बाहर ले आए। हम चाहते हैं कि जो दबाव है, जो तफ्तीशी इदारों के ऊपर है, पुलिस के ऊपर है, अदालतों के ऊपर जो है, वो दबाव जो है ख़त्म किया जाए और हमें आइन और कानून के मुताबिक ट्रीट होने दिया जाए। हमारे जो कारकुनान हैं, हमारे जो रहनुमा हैं, उनके खिलाफ जो है वो पैदर पे मुकदमात ना कायम किए जाएं, झूठे और लग मुकदमात ना किए जाएं। इमरान खान के खिलाफ जेल के अंदर जो सैकड़ों मुकदमात बनाए गए हैं वो ख़त्म किए जाएं, जो कि हमारी जायज़ डिमांड है और आइनी और कानूनी डिमांड है। और इसमें इमरान खान साहब ने तो पहले से भी ये कहा था कि या तो आप हमें कायल करें कि ये डिमांड हमारी गैर आइनी और गैर कानूनी है, तो हम उसमें किसी किस्म की रायत नहीं मांगते हुकूमत से। यानी 9 मई के जो केसेस हैं वो हम उसको पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस कहते हैं। हम समझते हैं कि ये जो केस है इसमें बहुत सारा मामला जो है वो इस तरह से किया गया है कि उसमें जिन्होंने पीटीआई को छोड़ा उनको बरीउल ज़िम्मा करार दे दिया गया, और जिन्होंने पीटीआई का साथ नहीं छोड़ा उनको इन केसेस का सामना करना पड़ा, और साल सजा है जिस जुर्म की, उसमें 1.5 साल आपने अंदर रख लिया है और बेलें नहीं लग रही। तो जमानत का तो हक है उन रहनुमाओं को और कारकुनान को जो कि 1.5 साल से 8-8 महीने से बगैर किसी ट्रायल के अंदर पड़े हुए हैं। तो हमारा ये मतमा नजर और इसमें चौधरी साहब, इसमें ठीक ये बड़ा सिंपल है, और खान साहब की भी ये 2 शराइत थी, लेकिन ये शराइत क्या मुज़ाकरात शुरू करने के लिए हैं या मुज़ाकरात के इख्तिताम तक आपकी यही 2 शराइत रहेंगी? नंबर 1। नंबर 2, आपकी तो ये शराइत है, लेकिन गवर्नमेंट क्या चाहती है पीटीआई से? उन्होंने क्या कोई रखा है कि यार आप ये जो सिविल नाफरमानी की तहरीक ऐसे पोस्टपोन कर दें, या कोई ऐसी डिमांड गवर्नमेंट की तरफ से भी आई है? देखिए, गवर्नमेंट ने अभी कल एक गैर रस्मी मुलाकात हुई है, हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा काउंटर डिमांड तो नहीं आया जो कि मीडिया को रिलीज किया गया हो हमारी तरफ से। अब जो मुज़ाकराती अमल या मुज़ाकरात के ऊपर जो स्पोक्स पर्सन है वो हामिद रजा साहब है। हामिद रजा साहब को अपॉइंट किया गया है कि वो, क्योंकि वो मुज़ाकराती कमेटी के मेंबर भी हैं, तो वो मीडिया पे अटैच करेंगे और आपको इन जो ब्रीफिंग भी देंगे जो मामलात हैं। तो इस वक्त तक जो मेरी इत्तलात हैं, मेरी उनसे बात भी होती रहती है गाहे, तो ये समझते हैं वो, उन्होंने मुझे अभी तक हुकूमत की तरफ से किसी किस्म की कोई डिमांड या दिया नहीं आया। हम काउंटर एजेंडा आता है तो वो भी मीडिया के सामने रखेंगे, बिकॉज ज़ाहिर हम बंद कमरों में मुज़ाकरात के कायल नहीं हैं। हम जो भी मुज़ाकरात होंगे वो कौम के सामने रखना चाहते हैं, और चाहते हैं कि ओपन मुज़ाकरात हों ताकि लोगों को भी पता चले। हम कोई एनआरओ भी सीख नहीं कर रहे, हम आइन और कानून की इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं, बहाली चाहते हैं, और अदलिया पर दबाव का खात्मा चाहते हैं। अब दूसरे बताइएगा कि इससे पहले पीटीआई का एक स्टांस रहा था कि हुकूमत से इसलिए मुज़ाकरात का फायदा नहीं कि उनके इख्तियार में कुछ नहीं है, और आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये था एस्टेब्लिशमेंट सब कुछ चला रही है। लेकिन इस वक्त ऑब्वियसली आपने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का आगाज बाकायदा कर दिया, तो इमरान खान साहब इस वक्त ये क्या होपफुल है और ये सोच रहे हैं कि हुकूमत के साथ ही ये मुज़ाकरात आगे जाएंगे और एक फ्रूटफुल और ऐसा कि जो मुल्क और कौम के लिए बेहतर हो वो नतीजा निकल आएगा? क्योंकि आरिफ अलवी साहब ने स्टेटमेंट दी है, इख्तियारात इनके पास नहीं है, अली जफर साहब भी तकरीबन यही बात कर रहे हैं। तो आप जिनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं, इमरान खान साहब क्या पुरुमीद हैं कि यही डिलीवर कर सकते हैं हमें और कहीं और से ये लाइन नहीं लेंगे, या इस्टेब्लिशमेंट की भी इन्हें भरपूर हिमायत हासिल है कि ठीक है जी आप जो फैसला करेंगे हमें कबूल होगा?
बासात एहतराम अली जफ़र साहब हो या आरिफ अलवी साहब हो, मुज़ाकराती कमेटी का वो हिस्सा नहीं है। मुज़ाकराती कमेटी के मामलात को या उनके स्टांस को हामिद रज़ा साहब बयान करेंगे या उमर अयूब साहब हैं, असद कैफ साहब हैं, वो जो साहिबान हैं जो मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा हैं, वो ही बात करेंगे और मुज़ाकराती कमेटी बाख्तियार है। लेकिन इमरान खान साहब के साथ उनकी एक्सेस होना बहुत ज़रूरी है। इमरान खान साहब तक ये बातें जो है उनको बड़ा रोक टोक पहुँचाने की, उनकी मुलाकातों का एहतमाम बहुत ज़रूरी है, ताकि वो सारे मामलात को इमरान खान साहब, क्योंकि इस सारे जो मामलात का महवर मरकज़ है वो इमरान खान है। बाकी PTI का जो स्टांस रहा है, देखिए ये मुज़ाकरात भी किसी मुज़ाकरात के नतीजे में ही हो रहे हैं। हमारे मुल्क की तारीख जो है वो बड़ी ओपन है। अगर आप ये कहें कि ये हुकूमत जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर या उनको ऑन बोर्ड लिए बगैर मुज़ाकरात कर रही है, तो मेरे ख्याल में आप और मैं दोनों एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ही कर रहे होंगे फिर। अच्छा चौधरी साहब, दूसरा मुझे ये बताइएगा, हमने देखा कि फवाद चौधरी साहब ने जिस तरह से PTI या इमरान खान को डिफेंड किया पिछले 2-1 महीने में, मेरे ख्याल है मौजूदा PTI की क़यादत से काफ़ी बेहतर किया, लेकिन अंदर इतनी मुखालफत है कि आखिरकार उन्होंने ये बाकायदा पब्लिकली कह दिया कि जी ही हैज़ नथिंग टू डू विद द PTI और पूरा सारा। क्यों इस तरह का माहौल है अंदर फवाद चौधरी साहब के लिए आपके ख्याल में? नहीं, आज खान साहब ने वहाँ पे क्लियर किया है। उन्होंने कहा कि मैंने तो जो ट्विटर से मुतालिक स्टेटमेंट है उन पे मना किया था, उसके अलावा जो बाकी एग्जैजरेशन क्योंकि स्टेटमेंट्स में होती है तो इट विल बी फर्दर क्लैरिफाइड। कोई ऐसी बात नहीं है। अपना ये बात आज गौर भी वहाँ पे थे और काजी अनवर साहब भी थे हमारे से, वो भी हैं और बाकी वकला भी थे। तो ऐसी बात तो खान साहब कभी करते नहीं है। वो भी मैं हैरान था कि मेरे सामने तो ऐसी बात कभी हुई नहीं। तो ये बात किसने की है? तो जो शख्साना घड़ते हैं, कोई अपना वो पार्टी का नुकसान करते हैं, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। उससे जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं। तो फैसल चौधरी साहब, इसका मतलब कि आप ये कह रहे हैं आपकी जो खान साहब से लेटेस्ट मुलाकात हुई, फवाद चौधरी साहब जो हैं खान साहब के नजदीक जो हैं वो PTI का हिस्सा हैं? जी, उन्होंने कहा कि मैंने ट्विटर पे जो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी उसका उन्होंने जो है वो मना किया था। बाकी कोई और स्टेटमेंट खान से मंसूब करके किसी ने दी है तो वो दुरुस्त नहीं है। फैसल चौधरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साज़ीन, वक्त तो चक्का, जिसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हमने तफसीली गुफ्तगू की जो सियासी मामलात हैं तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान। खुशाइंद बात है, मुज़ाकरात का आगाज़ हो चुका है। अगला दौर जो है वो 2 जनवरी को होगा। उसके साथ साथ जो 9 मई को लेकर मिलिट्री कोर्ट से जिन लोगों की सजाएं हुई हैं, तकरीबन 25 लोगों को उस पर 2 आरा पाई जाती हैं। एक तो तहरीक इंसाफ ये कहती है कि जी आप सिविलियन का ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं कर सकते, लेकिन दूसरी जानिब एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट ये है कि जब आप रियासत पर हमला आवर होते हैं और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमला आवर होते हैं, जो शोहदा की यादगारें हैं, जो उस दिन हुआ वो कौम के सामने था जिस तरीके से हुआ, और फिर जिन जिन को सजाएं मिली हैं बाकायदा उनके वीडियो एविडेंसेस भी रिलीज किए गए हैं। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो आपके सामने रखा। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि जी अगर रियासत पर आप हमला आवर होते हैं, फिर अमेरिका की मिसाल दी जाती है कि जब डोनाल्ड ट्रंप के हामी कैपिटल हिल पर हमला आवर हुए तो उनको भी इसी तरह की सजाएं मिली। इस सारे सब कुछ में इस ड्रॉबैक में अगर एक चीज़ को देखा जाए तो इंटरनेशनली भी अगर हम देखें तो एक प्रेशर सा डेवलप हो रहा है पाकिस्तान पर। आज माइक पॉम्पियो की स्टेटमेंट आई मिलिट्री कोर्ट्स की सजाएं को लेकर, बरतानवी हुकूमत की स्टेटमेंट आ चुकी है, यूरोपियन यूनियन की स्टेटमेंट आ चुकी है। तो ये मामला जो है किस तरह से पाकिस्तानी हुकूमत को टैकल करना चाहिए और मिलिट्री कोर्ट्स को लेकर जो प्रोसीजर्स होते हैं उस पर भी तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने, किसी के मुताज नहीं है, खुसूसन मिलिट्री के जो उमूर्स हैं उन पर अच्छी खासी उनकी ग्रिप है, होम मिनिस्टर रह चुके हैं सिंध के। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, पहली बात तो ये बताइएगा कि ये जो कहा जा रहा है कि जी खुसूसन इंटरनेशनली अमेरिका हो, बरतानिया हो, EU हो, वो ये बात कर रहे हैं कि जी फेयर ट्रायल को इंश्योर बनाया जाए, ओपन ट्रायल की जाए और सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट में उनकी ट्रायल जो है वो नहीं होनी चाहिए। कितना वजन है उनकी दलील में और काउंटर आर्ग्यूमेंट यहां से जो पाकिस्तान का अब तक है, क्या वो स्ट्रॉन्ग इनफ है?
देखिए, पाकिस्तान गवर्नमेंट को ये चाहिए कि यूरोपियन यूनियन को, अमेरिकन को बताएं कि पाकिस्तान में मिलिट्री कोड का प्रोसीजर क्या है। दे डोंट नो। प्रॉब्लम ये है कि ये नहीं बताते कि जी पाकिस्तान में जब मिलिट्री ट्रायल होता है तो सिविलियन को पूरा हक हासिल है कि वो अपनी मर्जी का डिफेंस सिविलियन लॉयर कर सकते हैं। नंबर 2, अपनी मर्जी के 200 अगर एविडेंस हैं ला सकते हैं डिफेंस के, वो ला के रिकॉर्ड होंगे। नंबर 3, एक्यूज को अपनी सफाई का पूरा हक होगा। नंबर 4, इंसाफ के तकाजे कंप्लीट किए जाते हैं इसलिए कि इस कोर्ट के डिसीजन के बाद दे कैन गो टू हाई कोर्ट एंड दे कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो अगर यहाँ पर मिलिट्री कोर्ट में तमाम इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होंगे तो वहां पर वो उसको रेमेडी मिल जाएगी। इसलिए ये बात बिल्कुल कहना गलत है। और सेकंड, वी मस्ट अंडरस्टैंड द डिफरेंस एक है, पाकिस्तान जो आपके एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स हैं और जो स्पेशल ट्रायल कोर्ट्स हैं, उनके पास 20-20, 25-25 केसेस होते हैं। एक केस सुनते हैं, 2 महीने के बाद दूसरे केस की बारी आती है। यहाँ पर यह है कि एक प्रेसिडेंट होता है बोर्ड का, उसके 2-3 मेंबर होते हैं और वो डेली बेसिस पे इसलिए सुनते हैं कि एक ही केस होता है। तो इट डजंट टेक माय टाइम, लेकिन पूरे इंसाफ के तकाजे तो ये एक तो गलत होने। सेकंड, ह्यूमन राइट्स की जो बात है ना अमेरिका कर सकता है ना यूरोपियन। व्हाट इज हैपनिंग इन लेबनान में, व्हाट इज हैपनिंग इन गाजा, व्हाट इज हैपनिंग इन सीरिया। आप बात में वहां जो 50,000 से लोग तकरीबन मारे गए हैं, वो रिस्पॉन्सिबल करते हैं, उसकी तो वो बात नहीं करते हैं। ठीक। अच्छा आरिस नवाज साहब, इसमें जो एक सवाल है जो आप बता रहे हैं कि ये कोर्ट्स के फैसले जो है मिलिट्री ट्रायल जिनका हो जाता है, ये हाई कोर्ट में भी चैलेंज होंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज होंगे, और ऑब्वियसली इन 2 अदालतों में जब ये चैलेंज हो जाते हैं तो ओपन ट्रायल होगा, वो अपने दिफा में सबूत ला सकते हैं, सारा सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये बात फिर क्यों, मतलब इस पर क्यों इतनी क्लैरिटी नहीं है कि एक मुल्क के बाद उठ के दूसरा मुल्क, फिर तीसरा मुल्क, फिर कोताही कहां पे है? मतलब अब देखें ना, अगर 9 मई को जो कुछ हुआ तो मिलिट्री कोर्ट्स में अगर उनका ट्रायल ना किया जाए तो एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि अगर बाकी अदालतों में तो वो तो 10-10 साल मुकदमात चलते रहते हैं, वहां पे इस तरह से स्पीडी जस्टिस नहीं हो सकता। अब यहां पे अगर फैसले हो चुके हैं और फिर अपील में भी वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, उसके बावजूद ये एतराजात क्यों सामने आ रहे हैं? देखिए, वजह ये है, अभी आपके सामने अमेरिका में कैपिटल हिल क्या हुआ था और कितने शॉर्ट टाइम में उन्होंने 10-10 साल कैद सजा दिया। यूनाइटेड यूके में क्या हुआ, फौरन सबको टिका की सजा दी। पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि अगर 10 साल लग जाते, आप मुझे बताइए कि जस्टिस डिलेड, आपने उनको मौका दिया कि यार कुछ नहीं होगा, 10 साल लगाओ, फौज में दोबारा अटैक कर दो, जाके जाओ जेएसक्यू पे चले जाओ, निशान हैदर शोहदा की जो यादगार है उनको तबाह करो। दिस इज द डिफरेंस। पाकिस्तान मिलेगी कि यही पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन अगर 9 मई के वक्त जल्दी सजाएं हो गई होती तो आज ये ना 26 नवंबर होता, ना 24 नवंबर होता, ना इस तरह भी होती। और सेकेंड है कि अब जबकि 25 लोगों को सजा हुई है, तो जो इसके मास्टरमाइंड है, जिन्होंने ये एग्जीक्यूशन किया, जिन्होंने प्लानिंग किया, क्या उनको सजा नहीं मिली है? कि हाउ डेयर यू, आप लोगों ने गरीब लोगों को तो चाल दिला के उनको सजाएं दिलवा दी। आपने अगर इस वक्त फौज और मिलिट्री में खुदा न खास्ता सिविलियन में क्लैश हो जाता जो इस साल दिला रहे थे, तो ये दुश्मन का नैरेटिव पूरा जगह फौज आपस में लड़ पड़े हैं। खुदा आरिस नवाज साहब, जब हम मास्टरमाइंड की बात करते हैं तो ऑब्वियसली पता है कि इशारे किस जानिब हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो हैं वो तो मुज़ाकरात भी शुरू हो चुके हैं। जो मंडे को एक केस का फैसला आना था 190 मिलियन पाउंड वाला, वो भी फिलहाल पोस्टपोन हो चुका है, वो शायद अब 6 जनवरी को होगा। तो ये अब 9 मई को हुए 1.5 साल हो चुके हैं, तो ये मतलब ये स्पीडी सजाएं तो नहीं है ना? होना तो ये चाहिए था कि 4-5 महीनों के अंदर अंदर फिर सजाएं हो जाती। वो उस सूरत में हो जाती है अगर कोर्ट से ना करते, कोर्ट उसको स्टॉप ना करते, डिसीजन को स्टॉप ना करते। प्रॉब्लम ये कि हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम नीड्स टू इम्प्रूव। आपने जब आपके उस वक्त एपीएस के जब बच्चों के वक्त मिलिट्री कोर्ट बने नेशनल एक्शन प्लान में 2 साल के लिए, तो वहां भी तो यही हुआ, जब सजाएं दी कोर्ट ने, उसके बाद उनको हाईकोर्ट ने जाकर पेशावर कोर्ट ने छोड़ दिया। लेकिन उसमें यह डिसाइड हुआ था कि आप स्पेशल कोर्ट को, एंटी टेररिस्ट कोर्ट को इतना ट्रेन कर देंगे और उनको इतनी सिक्योरिटी देंगे कि वो स्पीडी ट्रायल के लिए बाकी ज्यादा केसेस ना दे उनको, या यहाँ तक आगे कि मिलिट्री के कंटोनमेंट में लाकर उनकी आइडेंटिटी भी ना दिखाई जाए। यहाँ डर नहीं है, मिलिट्री में डर नहीं है। वो आप जो हमारे ऑफिसर्स हैं, दे आर नॉट स्केर्ड ऑफ क्या होगा, दे हैव टू डू द ड्यूटी। लेकिन लॉ का एक्सपर्ट
जज एडवोकेट जनरल ब्रांच का वो उसका मेंबर होता है। देखिए अभी आपके सामने आपके वो क्यों नहीं बात करें जनरल फैज को कोर्ट मार्शल किया जा रहा है। सिविलियन अगर जाके मेरे जेएचक्यू में चले जाएं, यादगारों में निशाने हजर याद करें तो सबको नुकसान पहुंचाए। एमएम आलम जिसको दुनिया में मिलिट्री एयर अकेडमी में पढ़ाया जाता है उसको जहाज को गिरा तोड़ दिया जाए। लेकिन आरिस नवाज साहब आर्ग्यूमेंट ये दिया जाता है ना कि जनरल फैज का अगर मिलिट्री ट्रायल हो रहा है तो ही बिलोंग्स टू द मिलिट्री, लेकिन जो सिविल जी सर, लेकिन बाकी बात बट अगर ये जाके कोर कमांड घर में जाके जो हाल किया है, जो जीएसक्यू में गए हैं, आईएसआई के हेडक्वार्टर पे गए हैं, निशाने हैदर जो थे उनकी यादगारों को नुकसान पहुंचाया, ये रियासत का अटैक है। लेकिन अगर फौज अरवाम में डिवीजन हो गई थी, यही वो चाहते हैं जो इराक, लिबिया और सीरिया में भी अल्टीमेटली अचीव कर लिया है, ईरान को न्यूट्रलाइज कर लिया। पाकिस्तान बचा सिर्फ एक वजह से हुआ है कि हमारी मिलिट्री हमारी बहुत बेटर हार्टेड एंड वेल ट्रेन एंड कमांडेड बाय प्रोफेशनल इकोनॉमिक स्टाफ। नंबर 2 हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी, हमारे जो पाकिस्तान को बचाया हुआ है। आज खुदा न खास्ता जो उनके डिजाइन है कि जिस फौज जवान को कलीज पैदा करो, फौज को कमजोर करो, बलूचिस्तान को ये कर दो, जिस मुल्क का फौज कमजोर होगी उसका दुश्मन भी फौज हो। अच्छा आरिस नवाज साहब मुझे बताइएगा कि एक और आर्ग्यूमेंट आपके सामने रखता हूँ कि ये भी कहा जाता है कि जी किसी भी सीनियर फौजी अफसर को, खुसूसन साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या डीजीआई को इससे पहले सजा नहीं हुई और अपने ही लोग उन्हें बचाते रहते हैं। इस वक्त जनरल फैज का तकरीबन ट्रायल मुकम्मल हो चुका है, क्या वाकई आप समझते हैं कि उनको सजा हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। इससे पहले आपको याद है कि ये 3-4 साल पहले एक 3 स्टार जनरल को 14 साल सजा हुई, मिलिट्री कोर्ट ने दी थी। एक 1 स्टार जनरल को सजाए मौत हुई और वो एग्जीक्यूट हुई। तो बात ये हमारा मिलिट्री का बहुत कड़ा टफ अकाउंटेबिलिटी प्रोसीजर है। वी डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस। तभी हमारी फौज डिसिप्लिन है और ये अगर जिस तरह ये कामयाब चाह रहे थे कामयाब होते तो खुदा ना खासा फौज के मोराल को फर्क दे। खुदा ना खासा फौज में कोई इंतजार होता। आप ये देखें ये डिसिप्लिन फौज से बच गई है, इसलिए इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। और कम अज कम या तो देखें ना, बानी पीटी आते हैं कहते हैं कि देखें मेरी पार्टी ने ये गलत काम किया है, आई एग्री, नहीं होना चाहिए। एंड मैं उनके बिहार में माजरत करता हूँ। आप माजरत भी नहीं करते, आप कहते हैं बिल्कुल ठीक है। चले ब्रिगेडियर आरिस नवाज साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन आज के प्रोग्राम पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल @आदिल शाहज़ेब। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।